आप सबों को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। माता हम सब पर कृपा बनाए रखें और हम भी अपनी असीम आस्था माता पर बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है सेवार्थ क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार आप जानते हैं कि हम एसएससी जीडी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने सिंधु घाटी सभ्यता खत्म की और अब हम वैदिक सभ्यता के इंट्रो कर चुके हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक सभ्यता में मुख्य रूप से हम जानते हैं कि उसमें एक युद्ध हुआ जिसे दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है, जो कि रावी नदी के तट पर हुई थी। इसमें भरत नामक कबीले की जीत हुई थी, जिसके राजा सुदास थे और इनके गुरु विश्वामित्र या वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक काल के हम जब राजनीतिक जीवन पर जाते हैं तो इसमें शासन की इकाइयां कुछ भागों में विभाजित थी। जैसे सबसे छोटी इकाई कुल थी, जिसके मुखिया को कुलप कहा जाता था, और इससे कुल से बड़ी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्राम से बड़ी इकाई विष थी, जिसका मुखिया विषयपति कहलाता था, और विष से बड़ा जन था, जिसके मुखिया या हेड के तौर पर हम गोपा को जानते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई कुल है, फिर उसके बाद ग्राम है, उसके बाद विष है, उसके बाद जन है। जन के हेड को हम गोपा कहते हैं और गोपा का संचालन मुख्य रूप से दो भागों में होता था, जो कि एक समिति करती थी, पहली सभा और दूसरी समिति। सभा उच्च सदन के कही जाती थी और समिति निम्न सदन के लोगों को कही जाती थी। और वैदिक सभ्यता के लिटरेचर में सभा समितियों को प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी एक संस्था थी जिस पर गोपा पर जो नियंत्रण रखती थी, उसे विदथ के नाम से जानते हैं। यह तीसरी संस्था थी, ये धार्मिक मामले में गोपा को नियंत्रित करती थी, संचालित करती थी या मार्गदर्शन करती थी। इस प्रकार हम जानते हैं कि उसका विभाजन कुल, कुलप, उसका हेड ग्राम, ग्रामिक का हेड ग्रामिक, विष का हेड विषयपति और जन का प्रमुख गोपा। और गोपा का संचालन में मुख्यतः तीन समितियां काम करती थी। पहली सभा, जो कि उच्च सदन कहलाती थी, दूसरी समिति, जो कि निम्न सदन कहलाती थी, और सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम से जाना जाता है। और तीसरी संस्था विदथ कहलाती थी, जो कि धार्मिक मामले में गोपा पर नियंत्रण स्थापित करती थी। ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था। जिस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन मातृसत्तात्मक था, उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन पितृसत्तात्मक था। समाज का आधार परिवार था, जो कि एक संयुक्त रूप से होता था, और परिवार का हेड जो है वो मुखिया होता था, पिता, जिसे हम कुलप कहते हैं, जिसे हम आगे भी देखें। वर्ण व्यवस्था की जानकारी भी ऋग्वेद में पाई जाती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिसमें मुख्यतः 4 वर्णों का विभाजन है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इसमें 3 जो हैं उन्हें मुख्य रूप से द्विज कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता था, जो कि जनेऊ धारण करते थे, और चौथा को शूद्र कहा जाता था, जो कि जनेऊ धारण नहीं कर सकते थे। अब इसमें इनकी उत्पत्ति को भी दर्शाया गया है। जब ऐसा ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है कि परम पिता परमेश्वर यानी ब्रह्मा के मुख से जो पैदा हुए वो ब्राह्मण कहलाए, जो भुजा से पैदा हुए वो क्षत्रिय कहलाए, जो जंघा से पैदा हुए वो वैश्य कहलाए, जो पैर से पैदा हुए वो शूद्र कहलाए। इस प्रकार उनकी उत्पत्ति की जानकारी भी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। वैदिक काल में अंतरजातीय विवाह का प्रचलन भी था। उदाहरण के लिए अगस्त ऋषि ब्राह्मण थे और लोपामुद्रा क्षत्रिय थी, जिनकी आपस में शादी हुई थी। महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में अच्छी मानी जाती है। शतपथ ब्राह्मण में
पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी का अर्थ होता है आधा अंग में निवास करने वाली। इससे पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें उपनयन संस्कार का भी अधिकार था और वे जनेऊ धारण करती थी। बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित था। उन्हें महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, राजनीतिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार नहीं था। यहाँ समझने वाली बात है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, राजनीतिक अधिकार था, शिकार की छूट थी, शिकार की भी छूट थी, और कुछ परिस्थितियों में नियोग प्रणाली भी प्रचलित थी, पर उन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया था। इससे निर्धारित होता है कि यह समाज पितृसत्तात्मक था। उसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। भोजन के तौर पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन उपलब्ध थे, क्योंकि आपने पढ़ा कि महिलाओं को भी शिकार का अधिकार था। तो जहां महिलाएं शिकार करती थी वहां पुरुष भी शिकार करते थे, इसलिए भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। कपड़ों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया था, नीवी, वास और अधिवास। ये 3 प्रकार के कपड़े प्रचलित थे। खेल में द्यूत क्रीड़ा प्रमुख थी। भाषा मुख्य रूप से संस्कृत थी, जिसे आप प्राक संस्कृत भी कह सकते हैं। इसे प्राक संस्कृत भी कहा जाता है और संस्कृत भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था समाज चारागाही प्रकृति का था। गाय को अघन्या यानी सबसे प्रिय वस्तु माना जाता है। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है और यह सबसे प्रिय वस्तु माना जाता है। अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध नहीं किया जा सके, और गाय की हत्या पर लोगों को देश निकाला या फिर मृत्युदंड का भी प्रावधान था। कृषि द्वितीयक आर्थिक गतिविधि थी। लोहे का अभाव था। इसके बाद जब हम महाजनपद काल में जाएंगे तब जाकर के लोहे का आविष्कार हुआ था और जनपद महाजनपद में बदले थे और महाजनपद जाकर के साम्राज्य में प्रचलित हो गए थे। जव एवं जई का प्रयोग किया जाता, भोजन के रूप में मुख्य रूप से जव और जई का प्रयोग किया जाता था, जबकि आपने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जव का प्रयोग किया जाता था। इससे पता चलता है कि जव के साक्ष्य वहां से भी यहाँ पहुंचे हैं। घोड़ा पालने की भी प्रथा थी, क्योंकि ये लोग युद्धों में घोड़े से बने रथ का प्रयोग करते थे और उसके लिए ये लोग घोड़ा इनके प्रिय पशुओं में से एक था। औजार के तौर पर सिरा यानी कि हल, खनित्रा यानी कि कुदाल और परशु यानी कि कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था। व्यापार एवं वाणिज्य की कोई प्रमाणिकता प्राप्त नहीं हुई है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां का मुख्य व्यवसाय ही व्यापार था, जबकि यहाँ हमें व्यापार के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। मुख्य रूप से हमें कृषि एवं पशुपालन के प्रमुख स्रोत प्राप्त हुए हैं। राजनीतिक पदाधिकारी में 3 पदाधिकारी प्रमुख थे, जैसे कि सेनापति जो कि राजा के साथ युद्ध में सहायता करते थे, और आप जानते हैं कि राजा को मुख्य रूप से गोपा कहा जाता था। उनके साथ जो युद्ध में सहायता करते थे उन्हें सेनापति कहा जाता था। जो अनुष्ठान, पूजा पाठ या धार्मिक कार्य में राजा का सहयोग करते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था। और जो चारागाह का कार्यभार संभालते थे, क्योंकि आपने पढ़ा कि पशुपालन और कृषि मुख्य रूप से था, तो पशुपालन के लिए हमें चारागाह की आवश्यकता होती है, तो जो चारागाह संभालते थे उन्हें वज्रपति कहा जाता था। धर्म के तौर पर मुख्यतः 3 देवता प्रमुख थे। पहला इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा सोम। अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच मध्यांतर या मीडिएटर के रूप में माना जाता था। सोम को वनस्पति के देवता समझे जाते थे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में जानकारी मिलती है और सोम रस बनाने के बारे में जानकारी मिलती है। इंद्र को मुख्य रूप से युद्ध का देवता कहा जाता था। युद्ध का देवता कहा जाता था।
इस प्रकार हमने वैदिक सभ्यता के पहले भाग यानी ऋग वैदिक सभ्यता के बारे में ठीक ठाक जानकारी हासिल कर ली है। इतनी जानकारी आपके एसएससी जीडी के लिए पर्याप्त होगी। और एक बात समझिए, पर्याप्त कुछ नहीं होता है। कोचिंग या क्लास आप अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं, आपको साइड से कुछ नोट्स पढ़ना होगा। और जब एंशिएंट हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए एसएससी जीडी में हम उसका डिस्कशन करेंगे, उसके साथ और भी बेसिक को समझते चलेंगे। तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से एंशिएंट हिस्ट्री का ऋग वैदिक काल का एक सेशन समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। धन्यवाद। आप सबों को हैप्पी नवरात्रि।